दोस्तों, आमतौर पर हम लव स्टोरीज से थोड़ी दूरियां बनाकर रखते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें नजरअंदाज करने का मतलब होता है अपने दर्शकों के साथ नाइंसाफी करना। ऐसे में जो स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कोरिया सिनेमा की कुछ चुनिंदा ब्लॉकबस्टर्स में से एक है, जिसकी स्टोरी साफ साफ बयां करती है कि प्यार किसी भी परिस्थितियों में जन्म ले सकता है और फिर चाहे आप उससे कितनी भी दूरियां क्यों न बना लें, उसका एहसास साए की तरह पीछे रहता है। मूवी का नाम है डिसीजन टू लीव और IMDb में मौजूद इसकी 7.3 की रेटिंग ये बताने के लिए काफी है कि ये कहानी हमें निराश नहीं करने वाली। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत जैंग है जून से होती है, जो कि कोरिया के बुसान पुलिस का एक बेहद ईमानदार और मेहनती सिपाही होता है। पर पिछले कुछ महीनों से उसका नींद और चैन सब लुटा हुआ था और इसकी वजह थी बीते कुछ सालों में आए केसेस। वैसे तो जैंग ने इन सभी केसेस को सॉल्व करने में रात दिन एक कर दिया, पर उनकी गुत्थियां अभी भी वैसी की वैसी ही उलझी पड़ी हैं, जिसके चलते उसे अब इंसाम्निया यानी कि नींद न आने की बीमारी लग चुकी है। वैसे तो जैंग शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी हाउन दूसरे शहर में काम किया करती थी। हालांकि फिर भी टाइम निकालकर दोनों हफ्ते में एक बार एक दूसरे से जरूर मिला करते थे। वो भले ही एक दूसरे से दूर रहते थे, पर उनका दिल बेहद करीब था। उनकी अच्छी खासी बनती थी। इसी दौरान जैंग और उसके साथी वैन को मालूम पड़ता है कि एक रिटायर्ड इमिग्रेशन ऑफिसर डीसू की लाश पहाड़ों के नीचे मिली है। वो दोनों घटना स्थल पर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि जरूर डीसू की मौत पहाड़ से गिरकर हुई है, क्योंकि वो हाइकिंग कर रहा था। हालांकि मौत का असली कारण क्या है, इसका पता तो पुलिस को ही लगाना था। छानबीन के दौरान जैंग को डीसू का फोन मिलता है, जिसके वॉलपेपर में उसे उसके साथ एक खूबसूरत जवान लड़की दिखती है। जैंग को लगता है कि जरूर ये लड़की उसकी बेटी होगी, मगर हकीकत में जब लड़की लाश की शिनाख्त करने के लिए पुलिस स्टेशन आती है तो मालूम पड़ता है कि ये लड़की उसकी बेटी नहीं बल्कि पत्नी सॉन्ग है। हैरानी की बात यह है कि सॉन्ग को अपने पति के मरने का कोई भी गम नहीं था, यहाँ तक कि वो रोई तक नहीं। पूछताछ के दौरान जैंग को सॉन्ग के हाथ पर बैंडेज का एक निशान मिलता है। उसे थोड़ा शक होता है। वहीं सॉन्ग उसे ये भी बताती है कि उसके पति जैसा चाहते थे उन्हें बिल्कुल वैसी ही मौत मिली, इसलिए मुझे उनको लेकर कोई भी अफसोस नहीं है। जैंग ये सुनकर थोड़ा सा हैरत में पड़ जाता है। तभी सॉन्ग कहती है कि मेरे पति एक हाइकर थे और उनकी इच्छा थी कि पहाड़ों पर चढ़ते हुए वो अपनी आखिरी सांस लें, और आखिरकार ईश्वर ने उनकी सुनी। पर फिर भी पुलिस का पहला शक उसी पर था, इसीलिए वो उसका मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। यहाँ उन्हें मालूम पड़ता है कि सॉन्ग के पूरे शरीर में चोट के अनगिनत निशान हैं, जिससे ये अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि जरूर उसका पति उसे बुरी तरह से मारता था, जो कि साफ साफ इशारा कर रहा था कि कहीं अपने पति से छुटकारा पाने के लिए उसने ये हत्या तो नहीं की। इसके अलावा जब सॉन्ग डीसू की मौकाए वारदात पर क्लिक की हुई फोटोज को देखती है तो ना चाहकर भी उसके चेहरे पर हंसी आने लगती है, जिसे देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। हालांकि जैंग ये बात अच्छे से समझता था कि हर इंसान का सभी परिस्थितियों में रिएक्ट करने का अपना तरीका अलग अलग होता है। क्या पता सॉन्ग को अंदर से इसका दुख हो। इसके बाद जैंग वॉन के साथ सॉन्ग पर नजर रखना शुरू करता है। यहाँ उसे मालूम पड़ता है कि ये लड़की पेशे से एक केयर टेकर नर्स है, जो एक कंपनी के लिए बूढ़े लोगों की देखभाल करने का काम करती है। यहाँ से हमें ये मालूम पड़ता है कि सॉन्ग पूरे शहर की सबसे बेस्ट केयर टेकर है। इसी बीच जैंग को मालूम पड़ता है कि डीसू के नाखूनों में किसी अन्य इंसान के खून के अवशेष मिले। जैंग को लगता है कि ये जरूर सॉन्ग के होंगे, इसीलिए वो अगले दिन सैंपल के लिए उसे पुलिस के क्लिनिक बुला लेता है। वहीं वॉन सॉन्ग की गैर मौजूदगी में उसी महिला बुजुर्ग से मिलने जाता है जिसकी वो केयर किया करती थी। वॉन को यहाँ उस बुजुर्ग महिला से सिर्फ उसकी तारीफें सुनने को मिलती हैं। वो उसे ये भी बताती है कि सॉन्ग ने उसे गाने सुनाने के लिए एक फोन तक दिया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में ये भी साफ हो जाता है कि जिस रोज उसके पति डीसू की मौत हुई उस दिन भी वो इसी बुजुर्ग महिला के घर पर काम कर रही थी। उधर सैंपल के परिणाम आने से पहले ही सॉन्ग जैंग को बता देती है कि उसके पति के नाखूनों में मिले खून उसी के हैं, क्योंकि उस दिन हाइकिंग पर जाने से पहले उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। दरअसल सॉन्ग पूरे तरीके से कोरियाई नहीं है, बल्कि वो चीन से ताल्लुक रखती है, जिसकी वजह से ही उसे इतनी अच्छी कोरियन आती भी नहीं। दोनों के बीच इसका काफी मतभेद रहता था। साथ ही साथ डीसू हमेशा से चाहता था कि वो भी उसके साथ हाइकिंग पर जाए, लेकिन सॉन्ग को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, जिसकी वजह से वो कई बार गुस्से में उस पर हाथ भी उठा दिया करता था। ये सब बताते हुए सॉन्ग एक बार फिर से बीच बीच में हंसने लगती है। न जाने क्यों उसकी ये रहस्यमयी हंसी जैंग को रास नहीं आ रही थी। वहीं वो उसकी अदाओं पर फिदा भी होने लगा था।
वो उसके हाथ की चोट पर लगाने के लिए बैंडेज देता है और तो और खाने के लिए लंच भी मंगवाता है। दूर बैठा वॉन ये सब देखकर अंदर ही अंदर काफी गुस्सा कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऑफिसर जैंग एक मर्डर के सस्पेक्ट से इतना क्लोज क्यों हो रहे हैं। बातों ही बातों में जैंग को मालूम पड़ता है कि बीते साल लगभग 35 से 40 इमिग्रेंट्स को कोरियन बॉर्डर पर पकड़ा गया और उन्हीं लोगों में से एक सॉन्ग भी थी। पर हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ सॉन्ग को छोड़कर बाकी लोगों को वापस चीन भेज दिया गया। जैंग सॉन्ग से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या था कि उन्होंने तुम्हें छोड़कर बाकी लोगों को वापस चाइना भेज दिया था। जिस पर सॉन्ग बताती है कि दरअसल उसके दादाजी कोरियाई स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जापान से युद्ध में कोरिया की तरफ से युद्ध भी लड़ा था। इन्हीं वजहों से इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसे कोरिया में रहने दिया। सॉन्ग जैंग को इस बात का सबूत भी पेश करती है। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद जैंग बाहर आता है तो वॉन उससे कहता है कि सॉन्ग पूरी हत्या की एकमात्र सस्पेक्ट है, फिर तुम उसके साथ इतना नरम क्यों पेश आ रहे हो? क्या कहीं इसकी वजह उसकी खूबसूरती तो नहीं? जैंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बात इतनी सी है कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और जब तक कुछ काम का नहीं मिल जाता तब तक उसके खिलाफ कुछ भी करना जल्दबाजी होगी। अब जैंग 24 घंटे सॉन्ग पर चोरी छुपे नजर रखना शुरू कर देता है और अपनी गाड़ी में ही सो जाया करता था। एक सुबह सॉन्ग उसे गाड़ी में सोते हुए देख लेती है और उसकी फोटो क्लिक करती है और फिर बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग कहकर उठाती है। उसे कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि जैंग उस पर नजर रख रहा है, इसीलिए वो जानबूझकर उसे सुनाने के लिए अपनी बिल्ली से गार्डन में कहती है, जैंग जैसा ईमानदार और साफ सुथरे दिल का नौजवान मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे वो बहुत पसंद है। ये सुनकर जैंग के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। हकीकत में जैंग भले ही इस केस की तफ्तीश बहुत ही ईमानदारी से कर रहा था, पर वो दिल से चाहता था कि सॉन्ग अपने पति के खूनी में कहीं भी दोषी ना निकले। शाम को वॉन जैंग से मिलता है और उसे सॉन्ग से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली बात बताता है, जिसमें हमें मालूम पड़ता है कि चाइनीज गवर्नमेंट के लिए सॉन्ग एक वांटेड क्रिमिनल है जिसके ऊपर अपनी दादी जी की हत्या का इल्जाम है। जैंग इस बात का पता लगाने के लिए सॉन्ग के घर जाता है, जहां सॉन्ग उसे बताती है कि उसकी ग्रैंडमा एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित थी जो काफी दिन से बीमार चल रही थी। उनके ठीक होने के कोई भी आसार नहीं थे। आलम कुछ ऐसा हो गया था कि एक एक पल बिताना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। वो दिन रात बस ईश्वर से अपनी मौत की दरख्वास्त लगा रही थी। एक नर्स होने के नाते मुझे पता था कि फैंटनल कैप्सूल की मदद से मैं उन्हें इस दर्द से हमेशा हमेशा के लिए निजात दिला सकती हूँ। बस इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी अपनी दादी जी की अंतिम इच्छा पूरी करनी पड़ी। इसके बाद वो अपने पति दीसू के नाम पर आए कुछ खतों को उसे दिखाती है, जिनमें एक आदमी उसे लगातार धमकी दे रहा था कि उसने रिश्वत लेकर कुछ चीनी लोगों को कोरिया में रहने दिया और वो उसका पर्दाफाश करके रहेगा। क्या पता इसी ब्लैकमेलिंग की वजह से उसने तंग आकर आत्महत्या की हो। वहीं सॉन्ग ये भी बताती है कि जब दीसू ने उसे बॉर्डर के पास से पकड़ा तो यहाँ इसी शर्त पर रहने दिया कि बदले में मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, जिसके कारण मेरी और उसकी उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। इसी दौरान छानबीन में पुलिस वालों को दीसू के दफ्तर में एक सुसाइड नोट मिलता है जो कि इशारा कर रहा था कि वाकई उसने आत्महत्या ही की है, जिसके कारण इस केस को यहीं पर बंद कर दिया जाता है। जैंग दीसू का सारा सामान उसकी पत्नी सॉन्ग को वापस कर देता है। ये केस तो खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी अभी भी बाकी थी, क्योंकि अब वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। उनका एक दूसरे से मिलना जुलना आम हो चुका था। जैंग सॉन्ग के लिए कोरियन स्टाइल में चाइनीज फूड प्रिपेयर करता है। वहीं जब सॉन्ग को पता चलता है कि जैंग को नींद न आने की बीमारी है तो वो उसके स्टडी रूम में जाकर पुराने अनसॉल्व केसेस की सभी फोटोज को जला देती है, क्योंकि ये केसेस ही थे जिन्होंने उसकी नींद हराम करके रखी थी। और तो और उसके पास बैठकर उसे नींद आने की अच्छी सी तकनीक सिखाती है, जिससे काफी दिनों बाद आज जैंग ने चैन की नींद ली थी। इसके बाद से तो जैंग सॉन्ग के और करीब आ जाता है। दोनों को एक दूसरे का साथ बेहद पसंद था। हालांकि इनके बीच कोई जिस्मानी संबंध तो नहीं थे, पर उनके मन जरूर मिले थे। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज जैंग उसी बूढ़ी दादी से मिलने जाता है जिनकी केयर सॉन्ग कर रही होती है। आज जैंग थोड़ा पहले आ चुका था और सॉन्ग अभी तक नहीं पहुंची थी। दादी जी अपने फोन में गाना प्ले करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनसे बटन नहीं दब रही थी, तो जैंग उनकी मदद करने के लिए फोन अपने हाथ में लेता है। इसी दौरान उसकी नजर फोन में मौजूद पहले से खुले कुछ एप्स
में जाती है, जिसमें से एक में गौर से देखने पर मालूम पड़ता है कि आज से कुछ दिन पहले इस महिला ने 120 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय किया है। हैरानी की बात तो यह है कि ये वही दिन था जिस दिन सॉन्ग के पति दीसू की मौत हुई थी। जैंग दादी जी से पूछता है कि क्या आप इस उम्र में इतना चल लेती हैं? इस पर वो उसे बताती है कि मैं तो पिछले 6 महीने से इस बेड से भी नीचे नहीं उतरी, बाहर जाना तो दूर की बात है। ये सुनकर जैंग का दिमाग हिल जाता है और उसे याद आता है कि ऐसा हूबहू एक फोन सॉन्ग के पास भी है। दरअसल सॉन्ग ने इसी तरह के 2 फोन लिए थे, एक जो उसने खुद अपने पास रख लिया और दूसरा दादी जी को गिफ्ट में दे दिया। बस यहीं से जैंग को सारा खेल समझ में आने लगता है। उसे यहाँ ये भी मालूम पड़ता है कि इस बिल्डिंग के आगे की तरफ में कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उसके पीछे के रास्ते पर कोई कैमरे नहीं है, जिससे जैंग उस दिन हुई वारदात को खुद अपने हिसाब से अनुमान लगाने लगता है। जैसे कि पहले उसने सुबह यहाँ जल्दी आकर बूढ़ी दादी के फोन से अपना फोन चेंज किया होगा ताकि कल को पुलिस उसकी लोकेशन से कुछ भी पता ना लगा सके। फिर वो खिड़की से कूदकर बिल्डिंग से बाहर गई होगी और एक दूसरे रास्ते से सीधे उसी जगह पर पहुंची होगी जहां पर उसका पति ट्रैकिंग किया करता था, और आखिर में मौका पाकर पीछे जाकर अपने पति को धक्का दे दिया होगा, जिससे उसकी वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई होगी। कंफर्मेशन के लिए जैंग भी उसी बिल्डिंग से निकलकर पहाड़ी की चोटी तक पहुंचता है और यहाँ वो देखता है कि इन सब के बीच उतनी ही दूरी तय हुई जितनी बूढ़ी औरत के फोन में मौजूद है, और यहाँ ये पक्का हो जाता है कि दीसू का खून सॉन्ग ने ही किया है। इन सब के बावजूद भी जैंग अपने सीनियर को इन्फॉर्म करने से पहले खुद सॉन्ग के मुंह से ये बात सुनना चाहता था, इसीलिए वो सीधे सॉन्ग के घर जाकर उससे यही सवाल करता है कि आखिर उसने अपने पति को क्यों मारा। जिस पर बिना टालम टोल किए सॉन्ग मायूस होकर जैंग से अपना गुनाह कबूल करते हुए कहती है कि दीसू उसे काफी मारा पीटा करता था, कभी कभी तो खाना तक नहीं नसीब होता था। वो चाहकर भी पुलिस के पास नहीं जा सकती थी क्योंकि वो एक चीनी थी। ऊपर से दीसू ने भी उसे धमकी देकर रखी थी कि अगर वो गलती से भी पुलिस के पास गई तो वो उसे दोबारा चाइना भेज देगा, जिसकी वजह से ये सारा जुर्म वो इतने महीने तक ऐसे ही सहती रही। फिर एक दिन उसने इस जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकलने की ठानी और प्लानिंग के साथ अपने पति को मार दिया। सॉन्ग ये सब बताते हुए अपने मोबाइल का रिकॉर्डिंग भी खोल कर बैठी थी, जिससे कि जैंग जो कुछ भी कहे वो उसे रिकॉर्ड करके उसके खिलाफ यूज कर सके। पर जैंग अब सॉन्ग के रहस्यमयी हंसी और मासूम चेहरे के पीछे का राज समझ चुका था। वो कोई गलती नहीं करता जिससे कि उसे कोई फंसा सके। कुछ ना मिलने पर सॉन्ग उसके सामने अपने प्यार का नाटक करने लगती है और कहती है कि भले ही मैंने एक जघन्य अपराध किया है, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। हालांकि ये भी एक सच है कि मैं तुमको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जैंग को उस पर तरस आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे खिलाफ बस एक ही सबूत हाथ लगा है और वो है बूढ़ी औरत का फोन, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके तुम उस फोन को डिस्ट्रॉय करके समुद्र में फेंक दो। बाकी मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही गलती की है और वो है तुम्हारे इतने करीब आना। हालांकि मैं ये सारे रिश्ते अब यहीं खत्म कर रहा हूँ, और फिर उसे अकेले छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। इसके बाद कहानी 1 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ हम जैंग को अपनी पत्नी हाउन के साथ देखते हैं। उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो चुकी थी। यहाँ वो अपनी पत्नी के साथ है। अब उसकी नींद न आने की बीमारी और ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका कहीं ना कहीं कारण सॉन्ग का दिया हुआ धोखा है, जिसे शायद वो अभी तक भूल नहीं पाया है। वहीं दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं, जिसने एक दूसरी शादी कर ली है, पर कोई उसके घर में आकर उसे मार रहा होता है। इस आदमी का नाम डूक की होता है। असल में सॉन्ग का पति बहुत बड़ा जालसाज है, जिसने डूकी को बेवकूफ बनाकर उसके करोड़ों रुपए लूट लिए, और इन सब के कारण डूकी अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पा रहा था। इसलिए वो उसे धमकी देकर जाता है कि अगर उसकी माँ को कुछ भी हुआ तो वो उसके पति को मार डालेगा। इसके कुछ ही महीनों बाद सॉन्ग अपने पति होशिन के साथ उसी शहर में जाकर शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर जैंग रहा करता था। ऐसा लग रहा था मानो सॉन्ग को पहले से जैंग का पता मालूम था और उसने जानबूझकर इसी शहर के आदमी से शादी की थी ताकि वो जैंग के एक बार और करीब आ सके। आखिरकार एक शाम बाजार में उनका टकराव हो ही जाता है, जहाँ जैंग अपनी पत्नी हाउन के साथ कुछ खरीदारी कर रहा था। तभी सामने से सॉन्ग और उसका पति होशिन आते हैं। सॉन्ग उन्हें देखकर रुक जाती है और हाय हेलो करती है। जैंग तो बस उसे देखते ही रह जाता है। शायद आज भी सैंग के लिए उसके दिल का एक कोना धड़कता था। चारों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और फिर अपने अपने घर निकल जाते हैं। उसी रात हाउन के पास होशिन का कॉल आता है, पर बिजी होने की वजह से वो उसका फोन नहीं उठाती। फिर हम जैंग को देखते हैं, जिसे शहर में हुई एक नई हत्या के बारे में मालूम पड़ता है। छानबीन करने के लिए जब वो घटना स्थल पर पहुंचता है तो उसे वहां सॉन्ग का पति यानी कि होशिन की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर जैंग को यकीन हो जाता है कि इस बार भी अपने
पति का खून सॉन्ग ने ही किया है। वो उसे अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहता है, पर वो कहती है कि मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट आखिर मैं अपने पति को क्यों ही मारूंगी, कोई वजह भी तो होनी चाहिए। जैंग को कुछ चश्मदीदों से मालूम पड़ता है कि सॉन्ग समुद्र के नजदीक जाकर कुछ फेंक रही थी, तो इस बात का पता लगाने के लिए वो सॉन्ग से पूछताछ करता है, जिस पर वो कहती है कि बीती रात जब वो बाहर निकली तो उसने स्विमिंग पूल पर अपने पति की लाश तैरती हुई देखी। पूरा का पूरा पानी खून से लथपथ था, इसीलिए मैंने अपने स्विमिंग पूल के पानी को साफ कर दिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि इस केस की छानबीन जैंग ही करेगा और जैंग को खून से फोबिया है, इसलिए उसने ऐसा किया। साथ ही वो जैंग को केस से जुड़ी हर छोटी से बड़ी चीज बता देती है, लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं थी कि अपने पति को उसने मारा है। हालांकि जैंग को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए उसका लाइव डिटेक्टिव टेस्ट भी करवाता है, जिसमें सॉन्ग वाकई में निर्दोष साबित होती है। इसी दौरान पुलिस को डूकी के बारे में पता चलता है। ये वही शख्स था जिसने डूकी को कुछ दिन पहले धमकी दी थी कि अगर उसकी माँ को कुछ हुआ तो वो होशिन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब जो कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तो पुलिस को कहीं ना कहीं उस पर भी शक होता है। वो डूकी को थाने में ले जाकर पूछताछ करता है, जिस पर डूकी उस खून का जिम्मेदार खुद को नहीं बताता, पर पुलिस के पास होशिन को मारने की साफ साफ वजह दिखाई दे रही थी। जैंग अच्छे से जानता था कि अगर उनके हाथ होशिन का फोन लग जाए तो ये केस अच्छे से सुलझ सकता है, पर सॉन्ग ने शायद कब का उसे समुद्र में फेंक दिया। ऐसे में जैंग कुछ गोताखोरों को फोन को ढूंढने के लिए भेजता है। वहीं रात में सॉन्ग कॉल करके जैंग को एक बर्फीली जगह पर बुलाती है। यहाँ वो जैंग को बताती है कि मेरे दादाजी चाहते थे कि मरने के बाद उनकी अस्थियों को यहीं दफन कर दिया जाए, क्योंकि चाइना जाने से पहले कोरिया में उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय इसी पहाड़ पर बिताया था। अब चूंकि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए मैं उनकी अस्थियों को यहाँ दफन नहीं कर सकती हूँ, पर तुम ये कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मेरे सबसे ज्यादा करीब तुम ही हो। जैंग के दिल में अभी भी सॉन्ग को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर था, जिसकी वजह से वो अस्थियों को विसर्जित कर देता है। तभी सॉन्ग अपने पिछले पति के खून से जुड़े आखिरी सबूत यानी कि उसी फोन को जैंग को सौंप देती है और कहती है कि तुम चाहो तो डीसू की पुरानी फाइलों को खोलकर मुझे जेल में डाल सकते हो। ये काम मैं तुम पर छोड़ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी को पछतावे में जियो। मैं बस यहाँ इसीलिए आई हूँ। जैंग को सॉन्ग के सच्चे प्यार का एहसास होता है और यहाँ पहली बार ये दोनों अपने बीच की दूरियां खत्म करके एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि पुलिस को होशिन का फोन मिल जाता है। जोंग जब फोन ओपन करता है तो उसके माथे से पसीने छूट जाते हैं। दरअसल होशिन को अपनी पत्नी सॉन्ग और जैंग के 1 साल पुराने रिश्ते के बारे में मालूम पड़ चुका था। उसे ये भी पता चल चुका था कि ये जैंग ही था जिसमें उसे पहले पति के मर्डर केस में फंसने से बचाया था। वो सॉन्ग को इसकी बार बार धमकी दिया करता था और कहता था कि मैं जैंग की पत्नी हाउन को तुम दोनों के बारे में बता दूंगा, और तो और पुलिस के बीच की सारी बातें और रिकॉर्डिंग्स को इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। शायद इस वजह से अपनी मौत के आखिरी वक्त होशिन ने हाउन को कॉल किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। यहाँ डूकी से जैंग को ये जानकारी मिलती है कि जब उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक थी तो सॉन्ग अस्पताल में उससे मिलने के लिए आई थी और बातों ही बातों में उसने अपने नए शहर के घर का पता भी दे दिया था। यानी कि इस बार सॉन्ग ने अपने पति को नहीं मारा था, बल्कि डूकी को घर का पता देकर खुद ही उसके हाथों से मरवा दिया था। जैंग उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। सॉन्ग कहती है कि बस तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें कभी भी बदनाम होते हुए नहीं देख सकती। इनफैक्ट डूकी की माँ से जब मैं अस्पताल में मिलने गई तो उनकी हालत भी मेरी दादी जी की तरह बहुत नाजुक थी। वो इतनी जल्दी मरती भी नहीं, पर वो अपनी जिंदगी से आराम चाहती थी और मुझे भी होशिन से छुटकारा चाहिए था। इसीलिए मैंने बहुत ही चालाकी से डूकी की माँ को अस्पताल में फेंटनैल की दवा दे दी, जिससे उनकी मौत हो गई और इसी मौत का बदला लेने के लिए डूकी ने होशिन को मार दिया। मतलब साफ था ये सब कुछ सॉन्ग ने ही किया था, मगर अपने प्यार के खातिर उसकी जिंदगी को बचाने के लिए। उसकी आखिरी इच्छा थी कि जब भी उसकी मौत हो तो पानी में डूब के हो। इसीलिए वो समुद्र के किनारे जाकर एक गड्ढा खोदती है और उसमें बैठ जाती है ताकि लहरें जाकर उस गड्ढे में भर जाएं और वो वहीं डूबकर मर जाए। जैंग उसकी लोकेशन का पता लगाकर पीछे पीछे वहां पर पहुंचता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और सैंग काफी दूर जा चुकी थी। वो एक पागल आशिक की तरह समुद्र किनारे दौड़कर उसका नाम जोर जोर से पुकार रहा था, लेकिन हकीकत यही थी कि इस बार वो चाहकर भी उसे बचा नहीं पाया और उन दोनों की ये अटूट प्रेम की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो वाकई में पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के
के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।